हेलो दोस्तों, आज है हमारी कहानी का सेकंड पार्ट। चलो करते हैं शुरू। सचिन के कॉल रिसीव करते ही दूसरी तरफ से जो कहा गया उसे सुनकर सचिन के मुंह से जोरों की चीख निकल गई। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। इसके कुछ देर पहले राधिका के फ्लैट में, चलो अब फटाफट अपनी पैकिंग कर लो, मैं केयरटेकर को कहती हूँ कि वह एक सहायक भेज दे। अनु ने राधिका से कहा। ओके मैम। अनु ने सहायक की मदद से राधिका का सामान गाड़ी में रखवाया और गाड़ी को खुद ड्राइव करते हुए राधिका को लेकर वापस अपने घर की तरफ जाने लगी। राधिका बहुत खुश थी और मन ही मन सोच रही थी, घर पर रहते हुए मैं सचिन से रोज मिल पाऊंगी और कुछ बातें भी कर पाऊंगी। दूसरी तरफ अनु को ड्राइव करने में अब परेशानी का अनुभव हो रहा था। उसका हीमोग्लोबिन और वाइट ब्लड सेल्स कुछ बढ़े तो थे, लेकिन अभी उसकी कमजोरी बनी हुई थी। वो आमतौर पर ऐसा कोई रिस्क नहीं लेती थी, पर आज उसका ड्राइवर छुट्टी पर था और वह पहले से परेशान सचिन को और ज़्यादा परेशान नहीं करना चाहती थी। इसलिए खुद ही ड्राइव करते हुए राधिका को लेने चली आई थी। लेकिन अब उसका स्वास्थ्य उसे ड्राइविंग की अनुमति नहीं दे रहा था। फिर भी वो खुद को अंदर से मजबूत कर काफ़ी सावधानी से गाड़ी ड्राइव कर रही थी। लेकिन एक मोड़ पर उसके सर में तेज चक्कर आया और आंखों के सामने अंधेरा छा गया और वह स्टीयरिंग पर अपना नियंत्रण खो बैठी और उसकी गाड़ी डिवाइडर से जा टकराई। गाड़ी की स्पीड तेज थी, जो इस टक्कर के बाद गाड़ी जोरों से ऊपर उछली और रोड पर गिरकर तेजी से पलट गई। ऑफिस में पुलिस से एक्सीडेंट की खबर सुनकर सचिन के होश उड़ गए। वह तेजी से ऑफिस से निकलकर पुलिस के बताए कोकिला बेन हॉस्पिटल के ट्रॉमा सेंटर की तरफ चल पड़ा। अपने ऑफिस से हॉस्पिटल तक का सफ़र सचिन के लिए सबसे कठिन पल थे। उसने जो फ़ोन पर सुना था उस पर अभी भी उसे विश्वास नहीं हो रहा था। आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? एफएम पर जरूर न्यूज़ आ रहा होगा, सचिन ने बड़बड़ाते हुए खुद से कहा और अपनी कार में एफएम को ऑन किया। एफएम पर न्यूज़ आ रहा था। यह गाड़ी सिंघानिया इंडस्ट्री की मालकिन अनु सिंघानिया की बताई जा रही है। सूत्रों का कहना है कि तेज गति से गाड़ी डिवाइडर से टकराई, उछली और पलट गई। इस दुर्घटना में कार में बैठी दोनों औरतें बुरी तरह घायल हो गई हैं। दोनों को ही कोकिला बेन हॉस्पिटल के ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया है। नहीं, ये नहीं हो सकता। सचिन बदहवासी की हालत में जैसे तैसे ट्रॉमा सेंटर पहुंचकर लगभग भागते हुए रिसेप्शन पर पहुंचा और प्लीज़ मुझे जल्दी बताइए, मेरी वाइफ की गाड़ी का एक्सीडेंट। सर, आप सामने चले जाइए, रिसेप्शनिस्ट ने एक और इशारा करते हुए कहा। थैंक्स। सचिन भागता हुआ रिसेप्शनिस्ट की बताई गई जगह पर पहुंचा। वहां डॉक्टर्स की एक टीम पहले से ही उसका इंतजार कर रही थी। सचिन को देखते ही एक डॉक्टर ने कहा, जल्दी आइए मिस्टर सिंघानिया, हम आपका ही वेट कर रहे थे। यस डॉक्टर, सब ठीक तो है ना? आपकी पत्नी के साथ एक और लेडी हैं जो प्रेग्नेंट है, क्या आप उनकी पहचान कर सकते हैं? प्रेग्नेंट लेडी? अनहोनी की आशंका से सचिन के होशो आवास उड़ गए। उसने जल्दी से कहा, हाँ हाँ, क्यों नहीं, प्लीज जल्दी दिखाइए। ओ माय गॉड। सचिन जब डॉक्टर के साथ प्राइवेट वार्ड में पहुंचा तो वहां एक रूम में एक बड़े बेड पर अनु और दूसरे बेड पर राधिका लहूलुहान पड़ी हुई थी और उनके चारों ओर खड़े डॉक्टर उनको होश में लाने का हर संभव प्रयास कर रहे थे। यह देखकर सचिन को बहुत जोर से रोना आ रहा था, लेकिन उसने किसी तरह से अपने आप को रोका और कहा, हाँ हाँ डॉक्टर, मैं जानता हूँ यह राधिका है। प्लीज़ आप दोनों को बचा लीजिए, प्लीज़। ओ माय गॉड, मेरी अनु तो ठीक हो जाएगी ना? ये क्या हो गया? ओ नो। बोलते हुए और अपने को मजबूत बनाने की कोशिश करने के बाद भी सचिन की आंखों में आंसू भर आए।
इनफैक्ट हमें तीनों को बचाना है मिस्टर सचिन। आई मीन अनु और राधिका के साथ साथ उनके बच्चे को भी बचाना है, और इसके लिए हमें इमरजेंसी में कुछ सर्जरी करनी पड़ेगी। हमें कंसेंट पेपर पर आपके सिग्नेचर चाहिए। एक डॉक्टर ने कुछ कागजात सचिन की ओर आगे बढ़ाते हुए कहा। सचिन ने फटाफट सारे कागजात पर हस्ताक्षर कर दिए। डॉक्टर, अनु तो बच जाएगी ना? वह ठीक तो है? सचिन ने बेसब्री से पूछा। अभी हम कुछ नहीं कह सकते, आप यहीं इंतजार कीजिए। डॉक्टर्स की टीम अनु और राधिका को लेकर इमरजेंसी ऑपरेशन थिएटर में चली गई। हे भगवान, मेरी अनु को बचा लेना, राधिका और बच्चे के प्राणों की रक्षा करना। विजिटर्स रूम में बैठा हुआ सचिन ईश्वर से मन ही मन प्रार्थना कर रहा था। तभी उसने अपने कंधे पर ममता भरा स्पर्श अनुभव किया। सचिन ने पलट कर देखा तो उसकी माँ सुनीता सिंघानिया पीछे खड़ी थी। अपनी माँ को सामने देखकर सचिन के सब्र का बांध टूट गया और वह छोटे बच्चे की तरह अपनी माँ से लिपट कर फफक कर रोने लगा। चुप हो जा मेरे बच्चे, मैंने जीवन में कभी कोई बुरा काम नहीं किया। भगवान मेरे साथ ऐसा अन्याय नहीं कर सकते। देखना, मेरी प्यारी बहू अनु और मेरा पोता दोनों सही सलामत ऑपरेशन थिएटर से वापस बाहर आएंगे। सुनीता जी ने रुआंसी आवाज़ में सचिन को डांडस बंधाते हुए कहा। लेकिन सचिन को सांत्वना देते देते सुनीता सिंघानिया खुद भी रोने लगी। उन्हें अनु के साथ बिताया हुआ हर लम्हा याद आ रहा था। अनु एक बहुत ही अच्छी बहू थी और वह बेटी की तरह सुनीता सिंघानिया का हमेशा ध्यान रखती थी। सुनीता को हमेशा से इस बात का मन में मलाल था, भगवान ने उनको सचिन जैसा बेटा तो दिया, लेकिन उनको एक बेटी नहीं दी। सचिन की शादी के बाद उनकी भगवान से यह शिकायत समाप्त हो गई थी। सुनीता सिंघानिया को आज भी याद है जब सचिन के पिता पृथ्वी सिंघानिया का हार्ट अटैक से देहांत हुआ था तो कैसे अनु ने उनको संभाला था। सचिन अक्सर विदेश यात्रा पर जाता रहता था और उसकी अनुपस्थिति में अनु घर और ऑफिस दोनों बराबर संभालती थी। अनु जब भी ब्यूटी पार्लर जाती तो सुनीता सिंघानिया को जिद करके अपने साथ ले जाती। अपने लिए जब भी शॉपिंग करती तो साथ में सुनीता के लिए भी शॉपिंग जरूर करती थी। अनु के केयरिंग नेचर और समझदारी भरे व्यवहार ने उनके पति के देहांत के बाद उनको फिर से जिंदगी जीने के लिए एक बहुत बड़ा सहारा दिया था। उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था कि अनु ऐसे बीमार हो जाएगी और एक दिन कार दुर्घटना का शिकार होकर ट्रॉमा सेंटर के इमरजेंसी ऑपरेशन थिएटर तक पहुंच जाएगी। वह मन ही मन अनु और अपने पोते के सलामती की दुआएं भगवान से मांगने लगी। अपनी माँ के कंधे पर सर रखे हुए कब घंटों बीत गए सचिन को पता ही नहीं चला। तभी ऑपरेशन थिएटर का दरवाज़ा खुला और एक सीनियर डॉक्टर ने सचिन को बुलाकर कहा, सॉरी मिस्टर सिंघानिया, हम दोनों लेडीज़ में से एक को ही बचा पाए। तभी ऑपरेशन थिएटर का दरवाज़ा खुला और एक सीनियर डॉक्टर ने सचिन को बुलाकर कहा, सॉरी मिस्टर सिंघानिया, हम दोनों लेडीज़ में से एक को ही बचा पाए। सचिन का दिल किसी अनहोनी की आशंका से बुरी तरह से कांप उठा। उसने किसी शब्दों को ठेलते हुए कहा, किसे बचा पाई? अपनी बात पूरी करते करते उसका गला भर आया। आई एम सॉरी टू से, बट आपकी पत्नी मिसिज अन्नू अब इस दुनिया में नहीं रही। नहीं डॉक्टर, प्लीज़ यह कह दीजिए ये झूठ है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मेरी अनु मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। सचिन के गले से मुश्किल से थोड़ी आवाज़ बाहर आ पा रही थी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसकी अनु अब इस दुनिया में नहीं है। धैर्य रख बेटा, धैर्य रख। सचिन के पीछे आकर खड़ी हुई सुनीता सिंघानिया अपने सचिन को सांत्वना देते हुए कहने लगी। सुनीता जी का कलेजा अनु की मौत की खबर सुनकर फट गया था और वे भी फूट फूट कर रोना चाहती थी,
लेकिन उन्हें अपने बेटे सचिन और अब आने वाली मुश्किल स्थितियों को भी संभालना था। सो उन्होंने अपना धैर्य बनाते हुए पूछा, डॉक्टर, क्या राधिका और उसका बच्चा ठीक है? राधिका और उनका बच्चा पूरी तरीके से ठीक है। आप थोड़ी देर के बाद उनसे मिल सकते हैं। डॉक्टर, आपने राधिका को बचा लिया तो फिर अनु को क्यों नहीं बचा सके? दुख से बेजार हो सचिन ने डॉक्टर से पूछा। सॉरी सर, मिसिज सिंघानिया को कैंसर था और उनका हीमोग्लोबिन और वाइट ब्लड सेल्स भी कम थे। हमने बहुत कोशिश की, लेकिन आज अनु की 13वीं थी और राधिका हॉस्पिटल से घर वापस आ गई थी। सुनीता सिंघानिया उसे अपने साथ सिंघानिया मैंशन में लेकर आई थी, लेकिन सचिन अभी भी इस सच को स्वीकार नहीं कर पा रहा था कि अनु अब इस दुनिया में नहीं है। वह गुमसुम अकेला बैठा रहता और पुरानी यादों में खोया रहता था। सचिन ने खाना पीना सब छोड़ दिया था और उसका स्वास्थ्य भी लगातार गिरता जा रहा था। सुनीता सिंघानिया सचिन के इस तरह निराशा में डूबा देख बहुत चिंतित थी। बेटा, चल थोड़ा सा कुछ खा ले। सुनीता ने सचिन का सर सहलाते हुए उसे बहुत स्नेह से कहा। नहीं मम्मा, मुझे बिल्कुल भी भूख नहीं है, मैं नहीं खाऊंगा। बेटा, नहीं खाएगा तो तेरी सेहत खराब हो जाएगी। तो हो जाने दो माँ, अब मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता। मुझे अनु की बहुत याद आती है। सोने की कोशिश करता हूँ तो उसके ही सपने आते हैं। मम्मा, मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ? हमेशा बस ऐसे ही बातें करके सचिन सुनीता सिंघानिया से लिपट कर रोने लगता था। अपने बेटे के दुख और तकलीफ के आगे सुनीता की ममता भी हार जाती थी। एक दिन सचिन रोते हुए सुनीता सिंघानिया की गोद में सर रखकर सो गया। थोड़ी देर तक सचिन का सर सहलाते हुए कुछ सोचने के बाद तकिए पर सचिन का सर रखकर सुनीता जी धीरे से उठी और राधिका के कमरे में आई। राधिका भी गुमसुम और उदास बैठी थी। उसकी जिंदगी में इतनी सारी घटनाएं एक साथ घट रही थी कि उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। राधिका को वह आखिरी पल बार बार याद आता था जब उनकी कार डिवाइडर से टकराने से पहले अनु का सर ड्राइविंग सीट पर एक और लुढ़क गया था। वो सारी बातें याद करके उसे बहुत पछतावे का अनुभव हो रहा था। राधिका को ऐसा लगता था कि अगर अनु उसको सिंघानिया मैंशन में ले जाने के लिए नहीं आती तो शायद आज भी जिंदा होती। वह मन ही मन अनु की मौत के लिए खुद को जिम्मेदार मानने लगी थी। विचारों की उधेड़ बुन के बीच सहसा राधिका को एहसास हुआ कि कोई उसे पुकार रहा है। उसने सर उठाकर देखा तो सुनीता जी थी। जी आंटी, बोलते हुए राधिका उठकर खड़ी हो गई। बैठी रहो बेटा, सुनीता जी ने राधिका के पास बैठते हुए कहा। बेटा, जो होना था वह हो चुका। तू भी अब हादसे से बाहर निकलने की कोशिश कर। ऐसे उदास बैठी रहेगी तो बच्चे पर बुरा असर पड़ेगा। जी आंटी, राधिका ने अपने आंसू पोंछते हुए कहा। बेटा, तू खुद को संभालने के साथ साथ एक अच्छे दोस्त की तरह सचिन का भी ख्याल किया कर। जी आंटी। राधिका से बातें कर सुनीता जी का मन कुछ हल्का हुआ और वे वहाँ से सचिन के पास चली गई। सुनीता जी के चले जाने के बाद राधिका उनकी कही बातों पर विचार करने लगी। आंटी सही कह रही थी, मुझे सचिन सर को संभालना होगा और यही मेरी ओर से अनु मैडम को सबसे बड़ी श्रद्धांजलि होगी। कहीं ना कहीं इन सब के लिए मैं ही तो जिम्मेदार हूँ। अगर मैं सचिन सर की ज़िंदगी में नहीं आती तो वह सब कभी नहीं होता। लेकिन कैसे शुरुआत करूँ? वे तो मुझे देखते ही चेहरा घुमा लेते हैं। शायद मुझे ज़बरदस्ती उनसे बात शुरू करनी होगी। उनकी डांट सह कर भी मुझे अपनी कोशिश
जारी रखनी होगी। उनके कारण आज मेरी बहन का ऑपरेशन हो सका और वह ठीक होने वाली है। मैं अनु मैडम के लिए यह सब जरूर करूँगी। आधी रात का वक्त था। चारों ओर निशब्द शांति थी। शहर के बाहरी इलाके में घने पेड़ पौधों के बीच बने सिंघानिया मैंशन में सब लोग गहरी नींद में सो रहे थे। लेकिन राधिका को आधी रात बीत जाने के बाद भी नींद नहीं आ रही थी। इन दिनों वह प्रेगनेंसी में होने वाले साइड इफ़ेक्ट से भी थोड़ी परेशान रहती थी। अभी कुछ घंटे पहले ही उसने डिनर किया था, लेकिन उसे फिर से बहुत तेज भूख लगी। वह उठकर अपने रूम से लगे एक छोटे कमरे में गई, जहां उसकी सुविधा के लिए एक फ्रिज के साथ और भी कुछ ज़रूरी इस्तेमाल की चीज़ें रखी हुई थी। वह और फ्रिज में से कुछ खाने के लिए कुछ ढूंढने लगी। तभी उसकी नज़र फ्रिज में रखे पुडिंग पर पड़ी। उसने याद किया था कि लेकिन उसे फिर से बहुत तेज भूख लगी। वह उठकर अपने रूम से लगे एक छोटे कमरे में गई, जहां उसकी सुविधा के लिए एक फ्रिज के साथ और भी कुछ ज़रूरी इस्तेमाल की चीज़ें रखी हुई थी। वह और फ्रिज में से कुछ खाने के लिए कुछ ढूंढने लगी। तभी उसकी नज़र फ्रिज में रखे पुडिंग पर पड़ी। उसे याद आया कि उसकी मीठा अधिक खाने की इच्छा को देखते हुए सुनीता जी ने घर के शेफ को रोज कुछ मीठा बनाकर फ्रिज में रख देने को कहा था। राधिका फ्रिज से पुडिंग लेकर अपने कमरे में बैठकर खाते हुए सोचने लगी, यहाँ कितना ख्याल रख रहे हैं सभी मेरा। हो सकता है कोई जानवर होगा। तभी राधिका को बंगले से बाहर से कुछ खटपट की आवाज़ महसूस हुई। वह कुछ समझ नहीं पाई। इससे पहले ही उसकी नज़र सामने की खिड़की पर पड़ी। कोई उसे धीरे धीरे खोल रहा था और राधिका के खड़े होते एक नकाबपोश तेजी से अंदर आया और उसका मुंह एक हाथ से दबाकर चाकू की नोक उसके पेट पर गड़ाकर सख्त पर धीमी आवाज़ में बोला, खबरदार आवाज़ निकाली तो जान से मार दूंगा। दबाकर चाकू की नोक उसके पेट पर गड़ाकर सख्त पर धीमी आवाज़ में बोला, खबरदार आवाज़ निकाली तो जान से मार दूंगा। राधिका डर के मारे कांपने लगी और बिना कोई हरकत किए चुपचाप खड़ी रही। चाकू की चुभन इतनी तेज थी कि अगर राधिका हिलने की भी कोशिश करती तो वह घायल हो सकती थी। तुम्हारे पेट में जो बच्चा पल रहा है, सच सच बता किसका है? नकाबपोश ने उसके कान में धीरे से फुसफुसाते हुए कहा। फिर धीरे धीरे उसने अपनी पकड़ ढीली कर दी और राधिका के मुंह से अपना हाथ हटा दिया। हालांकि राधिका अभी भी अपने पेट पर चाकू की चुभन वैसी ही महसूस कर रही थी। तुम कौन हो और यह क्यों पूछ रहे हो? जो पूछ रहा हूँ वह सच सच बताओ, नहीं तो। नकाबपोश ने पेट पर चाकू की चुभन थोड़ा बढ़ाते हुए कहा। वो सचिन सर का, राधिका ने डरते डरते कहा। मुझे मूर्ख मत बनाओ, यह कभी नहीं हो सकता, नकाबपोश ने सख्ती से कहा। क्यों क्यों नहीं हो सकता? पूछते हुए भय और आश्चर्य से राधिका के चेहरे पर पसीने की बूंदें उभर आई। क्योंकि सचिन नपुंसक है, उसकी बॉडी स्पर्म बनाती ही नहीं है। क्या? जो पूछ रहा हूँ वह सच सच बताओ, नहीं तो। नकाबपोश ने पेट पर चाकू की चुभन थोड़ा बढ़ाते हुए कहा। सचिन सर का, राधिका ने डरते डरते कहा। मुझे मूर्ख मत बनाओ, यह कभी नहीं हो सकता, नकाबपोश ने सख्ती से कहा। क्यों नहीं हो सकता? पूछते हुए भय और आश्चर्य से राधिका के चेहरे पर पसीने की बूंदें उभर आई। क्योंकि सचिन नपुंसक है, उसकी बॉडी स्पर्म बनाती ही नहीं है। क्या? राधिका को नकाबपोश की बातों पर तनिक भी विश्वास नहीं। जो पूछ रहा हूँ वह सच सच बताओ, नहीं तो। नकाबपोश ने पेट पर चाकू की चुभन थोड़ा बढ़ाते हुए कहा। लेकिन ये नकाबपोश मुझे यह सब क्यों बताएगा? कहीं ये मुझे और मेरे बच्चे को मारने तो नहीं आया?
राधिका के चेहरे पर आते जाते अलग अलग तरह के भावों को देखकर नकाबपोश की आंखें चमक गईं। उसने चाकू वापस अपनी जेब में रखा और जिस रास्ते से आया था उसी रास्ते से दबे पांव वापस निकल गया। डर के मारे राधिका के दोनों पांव मानो जम चुके थे। उसने जल्दी ही अपने आप को संभालते हुए खुली हुई खिड़की को बंद किया, पर खिड़की बंद करके वह पलटी ही थी कि यह दर्द कैसा और ये चिपचिपा सा क्या है, कहते हुए राधिका अपने पेट को पकड़कर वहीं खड़ी हो गई। राधिका ने अपने कुर्ते को हटा कर देखा। उसके पेट पर जहाँ नकाबपोश ने चाकू लगाया था वहाँ चमड़े की ऊपरी परत कट गई थी और उसमें से थोड़ा खून भी रिस रहा था। अगर उसने चाकू थोड़ा और कस कर चुभाया होता तो, हे भगवान, कहीं वो मेरे बच्चे को मारने ही तो नहीं आया था। क्या हो सकता था, इसकी कल्पना करके राधिका का गला सूख गया। नहीं नहीं, मैं मेरे बच्चे को कुछ नहीं होने दे सकती। मुझे यह बात सुनीता जी को बतानी पड़ेगी, अभी और इसी वक्त। वह बुरी तरह से डर चुकी थी। वह तेज कदमों से सुनीता जी के कमरे तक आकर दरवाजे को जोर जोर से पीटने लगी। आंटी जी, दरवाज़ा खोलिए। आंटी जी। जल्दी ही सुनीता जी की नींद खुल गई। उन्होंने दरवाज़ा खोल कर देखा तो राधिका वहाँ बदहवास खड़ी थी। क्या बात है राधिका, तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? आंटी जी, वो राधिका ने कोशिश की, लेकिन शब्द उसके गले से बाहर नहीं निकल पा रहे थे। तुमने कोई भयानक सपना देखा क्या? सुनीता जी ने राधिका से पूछा, लेकिन राधिका फिर से कोई जवाब नहीं दे पाई। कोई बात नहीं, डरो नहीं बेटा, आओ मेरे पास बैठो। सुनीता जी ने कमरे में राधिका को अपने पास बिठाते हुए कहा। लो, पहले पानी पी लो और बताओ कि क्या हुआ। सुनीता जी ने राधिका को पानी का गिलास देते हुए कहा। पानी पीकर राधिका को अब थोड़ा ठीक लग रहा था। क्या हुआ राधिका, बताओ। सुनीता जी ने स्नेह से राधिका के सर को सहलाते हुए फिर से पूछा। आंटी जी, वह एक नकाबपोश। नकाबपोश? कौन? आंटी जी, वो। और राधिका ने कुछ देर पहले हुई घटना सुनीता जी को विस्तार से कह सुनाई। पूरी बात सुनकर सुनीता जी के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। ओ माय गॉड, यह कैसे संभव है? इतनी सिक्योरिटी होते हुए भी कोई अंदर कैसे आ सकता है? सुनीता जी को एक क्षण के लिए राधिका की बात पर विश्वास भी नहीं हुआ था। फिर उन्होंने कुछ सोचते हुए कहा, मुझे सिक्योरिटी के बारे में गंभीरता से सचिन से बात करनी होगी। कहते हुए उसकी नज़र राधिका पर पड़ी, जो उन्हें सवालिया नज़रों से घूरे जा रही थी। सुनीता जी ने राधिका के सवालिया नज़रों से अपनी नज़र चुराते हुए कहा, मैं अभी फर्स्ट एड बॉक्स लेकर आती हूँ। फर्स्ट एड बॉक्स लाने के लिए जैसे ही सुनीता जी खड़ी हुई, राधिका ने उनका हाथ पकड़ लिया और बोली, इतना ज़्यादा गहरा घाव नहीं है आंटी जी। आप प्लीज़ पहले मुझे ये बताइए कि वह नकाबपोश जो बता रहा था, क्या वह सच है? सुनीता जी का चेहरा गंभीर हो गया। राधिका से बात छुपाना अब उन्हें सही नहीं लग रहा था। उन्होंने कहा, हाँ बेटे, सच है, लेकिन नकाबपोश ने जो बताया वह केवल आधा सच है। फिर पूरा सच क्या है आंटी जी? अनु ने मुझे पूरा सच किसी को भी बताने से मना किया था, लेकिन मैं तुम्हें वो पूरा सच बताकर अनु की आत्मा को कष्ट नहीं पहुंचाना चाहती। बेहतर होगा कल सुबह तुम सचिन से खुद बात कर लेना। सुनीता जी ने स्नेह से उसकी हथेली थपथपाते हुए कहा, ठीक है आंटी जी, मैं अब अपने कमरे में जाती हूँ, आप आराम कीजिए। राधिका ऐसा कहकर वापस जाने के लिए उठी ही थी कि सुनीता जी ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, कहाँ जा रही हो बेटा? आज यही मेरे पास सो जाओ, मैं कल सुबह सिक्योरिटी और ज़्यादा टाइट करवा दूंगी। जी आंटी जी, कह राधिका सुनीता जी के बेड पर लेट गई।
सुनीता जी ने बड़े स्नेह से राधिका के घाव को साफ करके दवा लगाई और उसके सर पर हाथ फेरने लगी। राधिका को कब नींद आ गई पता ही नहीं चला। उधर नींद की दवा लेने के बाद भी सचिन को नींद नहीं आ रही थी। वह बेड पर लेटे लेटे अनु के ख्यालों में खोया हुआ छत को घूरे जा रहा था। काश मैं उस दिन ऑफिस नहीं जाता तो अनु को खुद राधिका को लाने नहीं जाना पड़ता और मेरी अनु मेरे साथ होती। यह विचार बार बार उसके मन में घूम रहे थे, जिससे सचिन को काफ़ी गिल्ट हो रहा था और उसकी बेचैनी लगातार बढ़ती जा रही थी। एक सिगरेट पीता हूँ, फिर शायद थोड़ा अच्छा लगे, ऐसा सोचकर सचिन ने एक सिगरेट सुलगाई और कस खींचता हुआ कमरे में चहलकदमी करने लगा। तभी उसके कानों में खिड़की के बाहर से धम की आवाज़ आई। अरे ये क्या है? कहते हुए सचिन से खिड़की पर जाकर देखा तो एक नकाबपोश बंगले की चारदीवारी की ओर भागता हुआ दिखाई दिया। ये कौन है? रुको, सिक्योरिटी। सचिन की आवाज़ सुनकर नकाबपोश एक क्षण के लिए रुका और उसने पलटकर सचिन की ओर देखा। ए रुको, मैं कहता हूँ, रुक जाओ तुम। लेकिन बिना कोई देर किए नकाबपोश ने एक क्षण के लिए रुका और उसने पलटकर सचिन की ओर देखा। रुको, मैं कहता हूँ, रुक जाओ तुम। लेकिन बिना कोई देर किए नकाबपोश ने लंबी सी छलांग मारी और बंगले की चारदीवारी पर चढ़ने की कोशिश करने लगा। अबे कहाँ भागता है? उसे भागता देखकर सचिन ने आओ देखा न ताओ और खिड़की से बाहर लॉन में छलांग लगा चिल्लाते हुए बोला, सिक्योरिटी पकड़ो इसे। और इससे पहले कि नकाबपोश दीवार फांद पाता, सचिन के हाथ में उसका एक पैर आ चुका था। कहाँ भागता है साले, नीचे आ। सचिन ने नकाबपोश की एक पैर को पकड़कर एक जोर का झटका दिया, जिससे नकाबपोश धम से जमीन पर आ गिरा। सचिन ने बिना देर किए उसके चेहरे पर लगे मास्क को पकड़ लिया और बोला, कौन है तू? पहले अपना चेहरा दिखा। लेकिन इससे पहले कि सचिन उसके मास्क को खींचकर उसे बेनकाब कर पाता, सचिन के बच्चे ये ले, कहते हुए नकाबपोश ने एक जोर की किक सचिन की छाती पर मारी। सचिन दर्द से बिलबिला उठा और नीचे गिर गया। आ! और मौके का फ़ायदा उठाते हुए वह नकाबपोश चारदीवारी फांद कर आंखों के सामने से ओझल हो गया। लेकिन ज़मीन पर गिरने से पहले सचिन ने नकाबपोश का मास्क खींच लिया था, पर उसका चेहरा वह नहीं देख सका। काश मैं पकड़े मास्क को आश्चर्य से देखते हुए सचिन सोचने लगा, कौन है ये? इतनी कड़ी सिक्योरिटी पर होने पर भी वह अंदर कैसे आया? वो चाहता क्या था? हमारा तो कोई दुश्मन भी नहीं है, फिर यह कौन था? तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। कहानी के अगले पार्ट के लिए कल तक का वेट कीजिए। कहानी अच्छी लगी हो तो कहानी को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।